गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर में स्टूडेंट्स वगैरह प्रोटेस्ट चल रहा है। अब आपको याद होगा कि 20 जुलाई को पुलिस बल का यहाँ पे काफ़ी उपयोग हुआ। अब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है हमारे, जो सूर्यकांत जी, उन्होंने कह दिया कि भाई देखो, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब वीडियोस देखने का, तो कोर्ट का टाइम आप यहाँ पे वेस्ट मत करिए। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया इसको, प्रोसीडिंग्स को सुनने से। पर अगर हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की, अगर मैं बात करूं, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दरअसल में जवाब मांगा है केंद्र से कि आप बताइए कि इतना ज़्यादा बल प्रयोग इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। ये जो अनरिस्ट्रेन्ड पुलिस की इस्तेमाल हुआ, लाठीज़ का इस्तेमाल हुआ जिसके ऊपर बड़े-बड़े नेल्स इस्तेमाल थे, इसके अलावा अगर हम बात करें आंसू गैस हो गया, इलेक्ट्रिक बैटन्स हो गया, इन सब का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी, इसके लिए यहाँ पे जवाब माँगा है। बहुत सारी पीएल्स यहाँ पे दाखिल हुई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो उसी के संदर्भ में यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं केंद्र सरकार से। अब देखते हैं क्या बताया जाता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो बहुत सारे अलग-अलग आपको नोटिस करने को मिलेगा, बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज है, इंस्टाग्राम की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारे अलग-अलग इंसिडेंट्स हैं। तो सिर्फ़ 1-2 इंसिडेंट्स नहीं है यहाँ पे, मल्टीपल ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे हमें वीडियोज़ देखने को मिली हैं कि ऐसे लोग जो कोई एज़ सच वायलेंस नहीं कर रहे थे, उनके ऊपर भी क्या गया। जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक एक लड़की है, उसके ऊपर पुलिस मतलब इतनी ज़ोर से उसके ऊपर लाठियाँ मार रही हैं, बिना किसी कारण के वो बेचारी निकल रही है वहाँ से। तो ये जो एक्सेसिव यूज़ हुआ है, इसका कारण क्या है? उन्होंने ये नहीं पूछा कि नहीं आपको करना चाहिए था, जो चीज़ गलत हो रही है उसको तो रोकना ही है, पर ये जो एक्सेसिवली यूज़ हुआ है इसका क्या रीज़न था, ये जानने की यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे कोशिश करी है दिल्ली पुलिस से। बाकी दोस्तों, अभी भी जो सोनम वांगचुक जी हैं उनका यहाँ पे प्रोटेस्ट जो हंगर स्ट्राइक है बेसिकली, वो जारी ही है। अब ये देखते हैं कि कब तक ये चीज़ें चलती हैं और कैसे आगे ये अगला स्टेप क्या होता है। दोस्तों, डेट है आज की 23 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें जो डिस्कस करना है वो है इंडियाज़ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़। थोड़ा इसको समझते हैं बहुत डिटेल के अंदर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप सबको आईआईपी के बारे में पता होगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हमारी इंडस्ट्रीज़ किस प्रकार से काम कर रही हैं, कितना ज़्यादा हमने पहले के मुकाबले प्रोडक्शन किया। ये जो इंडेक्स होता है ना, ये दरअसल में एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मोस्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा हर महीने यहाँ पे निकाला जाता है। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है। अब इसी के अंतर्गत ना एक और बहुत इम्पोर्टेंट कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा अभी तक 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में, है ना? पर सरकार ने अब यहाँ पे इसमें बदलाव कर दिया है। अब 8 कोर की जगह अब 9 कोर सेक्टर हो गए हैं। देयर विल बी 9 कोर सेक्टर्स नाउ। अब क्वेश्चन आता है ये कौन से होंगे? देखो, 8 तो पुराने ही हैं, बस इसमें एक नया जो ऐड हुआ है ना, वो ऐड हुआ है दरअसल में आयरन ओर। पहले आयरन ओर नहीं होता था इन कोर इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर, अब आयरन ओर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। अब ना देखो, आप इनका ऑर्डर याद रखना। यूपीएससी में पहले भी वेटेज के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि भाई ये जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका किसका सबसे ज़्यादा किसका कम वेटेज है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा वेटेज आज के टाइम है इलेक्ट्रिसिटी का। आप ये वाला देखो अब, ठीक है ना? एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, हमने वेट्स भी बदल दिए और इनफैक्ट हमने बेस ईयर भी बदल दिया। पहले इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ का जो बेस ईयर था वो 2011-12 था, अब हमने बदल के इसको 2022-23 कर दिया गया है। तो एक तो बेस ईयर चेंज हो गया और साथ ही साथ वेट चेंज हो गए। अब सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का देखने को मिलेगा, उसके बाद रिफाइनरी, फिर स्टील, फिर क्रूड ऑयल, फिर कोल, फिर आयरन ओर, फिर सीमेंट, फिर नेचुरल गैस, फिर फर्टिलाइज़र। आयरन ओर पहले इंक्लूडेड था ही नहीं इस लिस्ट के अंदर, अब इसको इंक्लूड किया गया है और इसको लगभग 4.9% वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा 30% के आसपास है आपका इलेक्ट्रिसिटी का, और ऐसे करते-करते आपका सबसे कम आपको 2.7% आपको यहाँ पे फर्टिलाइज़र का देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है? देखो, इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो कि आता है डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, और हर महीने इस तरह से ये रिलीज़ किया जाता है। अब एक बात और ध्यान रखना, जो हमारा पुराना वाला था ना 2011-12 सीरीज़ वाला जो था जिसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज़ होती थी, उन 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का वेटेज लगभग 40% होता था आईआईपी का। पर
अब ये जो 9 कोर इंडस्ट्रीज हमने देखी है ना, इनका वेटेज केवल 32% रहेगा, यानी कि ओवरऑल इसका इंपॉर्टेंस इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज का वो आईआईपी के परसेंटेज में कम हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अब इसके अलावा इन 9 सेक्टर के अलावा और भी नए-नए सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जैसे क्लीन एनर्जी वाला सेक्टर इंपॉर्टेंट बन गया है और बाकी सर्विसेज वाले सेक्टर और इंपॉर्टेंट हो गए हैं, है ना? तो इस तरह से हमने इसके अंदर हमने यहाँ पे जो वेटेज है तो अब केवल 32.88% ही यहाँ पे रह गया है। और क्या-क्या बदलाव हुए हैं? देखो, एक तो जैसे मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है। पहले 19 था, ठीक है? ये देखो ना इधर, पहले केवल 19% वेटेज था इसका, अब ये 30% पहुँच गया है, ठीक है? रिफाइनरी का पहले 28 था, अब कम होके 22% हो गया है। स्टील का मोटा-मोटा उतना ही रहा, क्रूड ऑयल का वेटेज कम हो गया है, कोल का भी इस्तेमाल उतना मतलब होता है, पर परसेंटेज अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें उसमें ये कम हो गया है, तो ये भी कम हुआ, ठीक है? ऐसे सीमेंट भी कम हुआ, नेचुरल गैस का भी और आपका फर्टिलाइज़र का हल्का-सा बढ़ा है। तो ये कुछ बहुत बड़े बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज काफ़ी बढ़ाया गया है, फर्टिलाइज़र का थोड़ा-सा बढ़ाया गया है, आयरन ओर सेक्टर का 4.9% वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा और कोयला का, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट इन सब का कम कर दिया गया है, क्योंकि अब इंडिया का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर डाइवर्सिफ़ाई हो रहा है, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, ईवी इकोसिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो ऐसे ये चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। अब आप सबको पता होगा कि समय-समय के ऊपर हम अपने बेस ईयर में चेंजेस करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से हमने इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ का भी बेस ईयर बदल दिया है, अब 2022-23 यहाँ पे हो चुका है। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना, तो ये बिल्कुल अलाइन करता है बाकी और इंडिकेटर से भी। जैसे कुछ टाइम पहले जीडीपी का भी बेस ईयर हमने बदल के 2022-23 किया, होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी बदल के 2022-23 हमने किया और आईआईपी का भी हमने यहाँ पे 2022-23 किया, तो उन सब के साथ यहाँ पे पूरी तरह से ये अलाइन भी होता है। राइट? आयरन ओर की इंपॉर्टेंस हमने समझ ली है, इसीलिए इंक्लूड कर दिया गया है, वेटेज चेंज कर दी, मेथोडोलॉजी में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, प्लीज़ फोकस करना यहाँ पे कि मेथोडोलॉजी में क्या चेंज किया गया है। देखो एक चीज़ पता क्या है, मैंने बताया ना इसमें कोर इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक सेक्टर आता है स्टील का भी, देखा अभी हम लोगों ने, है ना? अब स्टील की अगर हम बात करें ना, तो पहले पता क्या होता था, हम स्टील के लिए निकालते थे नेट प्रोडक्शन स्टील का, अब हम निकालेंगे क्या? ग्रॉस प्रोडक्शन। क्वेश्चन आता है इनका अंतर क्या है दोनों में? देखो मान लो आपने स्टील है, ठीक है ना? तो स्टील में ना देखो होता पता क्या है कि बहुत सारी डिडक्शंस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रैप हो गया, ठीक है? कुछ लॉसेस हो गए या फिर कुछ और आपने इस प्रकार से स्टील को रिसाइकिल किया, तो कुछ चीज़ें ऐसे बच जाती हैं, कुछ नुकसान हो जाता है। तो ग्रॉस के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। ग्रॉस प्रोडक्शन में से जब स्क्रैप, स्टील का स्क्रैप, कुछ और नुकसान, स्केल लॉसेस, ये सब माइनस कर दोगे, तब आता है नेट प्रोडक्शन। तो पहले हम नेट प्रोडक्शन देखा करते थे, अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रोडक्शन। ठीक है, ओके। दूसरी हमने जो एक और मेथोडोलॉजी में चेंज किया है वो है कोयले का कवरेज। पॉइंट पता क्या है? पहले हम लोग क्या करते थे, हम कच्चा कोयला भी देखते थे, वॉश्ड कोयला भी देखते थे, कोल मिडलिंग भी देखते थे। पर इससे एक दिक्कत आती थी, वो आती थी डबल काउंटिंग की। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो, ये वॉश्ड कोल कहाँ से आएगा या कोल मिडलिंग कहाँ से आएगा? ये कच्चे कोयले से तो ये आएगा। तो हम 2-2 बार काउंट कर लेते थे। तो अब हमने इसको खत्म कर दिया है। अब हम नए मेथोडोलॉजी के अंदर केवल और केवल आपके कच्चे कोयले को यानी कि रॉ कोल को ही यहाँ पे देखा करेंगे। तो ये सारे कुछ बदलाव हैं जो यहाँ पर किए गए हैं। आई होप ये सारे बदलाव आपको समझ आए होंगे। अब क्योंकि ये बदलाव किए गए हैं, तो हमने नया तरीके से भी हमारे एस्टिमेट्स यहाँ पे चेंज कर दिए हैं। जैसे नोटिस आप यहाँ पे ये करना कि पहले हमारे मई 2026 का हमने जो डेटा निकाला था ना कोर इंडस्ट्रीज़ का, तो वो 0.5% आया था। पर क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ का वेटेज बदल गया है, आयरन ओर को इंक्लूड कर दिया गया है, अब ये नंबर 3.2% हो गया है। भाई देखो जब चीज़ें बदलती हैं, कैलकुलेट करने का तरीका बदलेगा, तो रिज़ल्ट भी तो बदलेगा ना, तो वही ये चीज़ हुई है। तो अगर आप नए हिसाब से अगर बात करें, जो नए चेंजेस हुए हैं, उसके हिसाब से पिछले 5 महीने के अंदर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमें यही देखने को मिली है जून 2026 के अंदर, वो है 5% की, ठीक है? पर लंबे समय को इसने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, हर महीने में आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे मई का डेटा बदल गया ना, पर साल भर की बात करें तो उसमें कोई खास चेंज नहीं आया। वो पहले 1% पहले 1.1% होता था, अब यहाँ पे 1% हो गया, तो मोटा-मोटा सिमिलर ही रहा है लॉन्ग टर्म के अंदर तो उसमें कोई खास चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इससे अब हमारा डेटा और अच्छे से होगा, डेटा हार्मोनाइज़ होगा, क्योंकि सबका बेस ईयर अब हमने यहाँ पे इन चारों का बेस ईयर 2022-23 ही हो चुका है और इसके माध्यम से अच्छे पॉलिसीज़ अब यहाँ पे हम बना पाएँगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा है इंडिया ज्वाइंस डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज। थोड़ा इसको यहाँ पे समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है। देखो दरअसल में ये ना बात है जून 2022 की। उस टाइम 12वीं डब्ल्यूटीओ की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिनेवा के अंदर। उस टाइम ना इस एग्रीमेंट डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडी को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। और ध्यान रखना ये पहली ऐसी डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट थी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पूरी तरह से फोकस करती थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें हम बात क्या करते हैं, व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन। देखो यहाँ पर आप तीन बातें यहाँ पे ध्यान रखना इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में। पहला पता क्या है, पहला है IUU। व्हाट इज IUU? इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। इसका मतलब क्या है, देखो आपने नोटिस किया होगा कि कई देश ना सब्सिडीज देते हैं अपने वेसल्स को, अपने ऑपरेटर्स को, और वो जो वेसल्स हैं या वो जो ऑपरेटर्स हैं वो इलीगल फिशिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, या ऐसी फिशिंग जो रिपोर्ट नहीं होती, या फिशिंग अनरेगुलेटेड होती है। इससे दिक्कत पता क्या आती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मेरीन बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन कर देते हैं, एक्सेसिव फिशिंग कर देते हैं। हमें ये नहीं करना। तो अब पता क्या बोला गया है कि अगर मान लो किसी भी देश का कोई वेसल है, अगर वो किसी दूसरी कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर बिना परमिशन के वहां पे जाके फिशिंग करता हुआ पकड़ा गया ना, तो फिर सरकार यहाँ पे सब्सिडीज नहीं दे सकती उनको। ठीक है, तो ये बात बोली गई है। दूसरी बात है फिशिंग ऑफ ओवर एक्सप्लॉइटेड फिश स्टॉक्स। यानी कि देखो कुछ ऐसे एरियाज होंगे, कुछ ऐसे जोन्स हैं जहां पर जरूरत से ज्यादा फिशिंग ऑलरेडी हो रखी है। ऐसे एरियाज जिनको ऑलरेडी सरकार ने ओवर फिश डिक्लेयर कर दिया गया है, वहां पर कोई सब्सिडी यहाँ पे नहीं दी जा सकती। तीसरी बात यहाँ पे ये है प्रमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेरीन रिसोर्सेज। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप लोगों ने सुना होगा हाई सीज के बारे में, राइट। तो वहां पर भी आप सब्सिडीज वगैरह को यहाँ पे रेगुलेट करोगे, नेशनल जुरिसडिक्शन के बाहर आप यहाँ पे आप नहीं दे सकते आप अपनी सब्सिडीज को। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पे सब्सिडीज के ऊपर यहाँ पे मनाही ली गई है। अब पॉइंट पता क्या है, भारत का हमेशा से ये मानना था कि देखो हम मानते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट SNDT के अंदर, और WTO का तो ये प्रिंसिपल ही है SNDT। ये यहाँ पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये बोलता है कि डेवलप्ड कंट्रीज को अलग तरह से देखा जाए, डेवलपिंग को अलग तरह से देखा जाए। तो डेवलपिंग कंट्रीज को ना इसके लिए अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग असिस्टेंस, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड ज़्यादा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ फ़ायदे ज़्यादा होंगे डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज ने तो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज देके नुकसान कर दिया फिशिंग का। पर डेवलपिंग तो अभी डेवलपिंग है, तो उनके लिए थोड़े एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो इंडिया ने यहाँ पे फाइनली क्या किया है, इसको ज्वाइन कर लिया है। हमने अपना जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस है, हमने वो भी डिपॉजिट कर दिया है। अब सवाल आता है कि ये वर्ड क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस एक तरह का एक फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके माध्यम से एक कंट्री मान लेती है, एक कंट्री एग्री कर लेती है कि ठीक है हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। जब आप ये एक्सेप्ट करते हो या डिपॉजिट करते हो, तभी आप एग्रीमेंट का यहाँ पे पार्ट बनते हो। तो अभी फिलहाल भारत इस तरह से 123वां मेंबर बन गया है, जिसने ये WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज यहाँ पे आपका कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। होता पता क्या है, जब 2/3 मेंबर्स इस तरह से अपना एक्सेप्टेंस ये दे देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं, तब ये फोर्स में आता है। और इसी तरह से पिछले साल 15 सितंबर 2025 को ये फोर्स में आ गया था, क्योंकि उस टाइम 2/3 मेंबर्स ने इसको यहाँ पे अपना सिक्योर ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया था, राइट। तो ये अभी फिलहाल ये न्यूज़ में है। तो इसमें आपका क्वेश्चन ये आएगा सर इससे इम्पैक्ट क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना यहाँ पे, पहली चीज़ तो ये है यहाँ पर कवर क्या हो रहा है, मेरीन वाइल्ड कैप्चर फिशिंग, फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एट सी, ये कवर हो रहा है। इसमें एक्वाकल्चर या इनलैंड फिशरीज कवर नहीं हो रहा। तो भारत का एक्वाकल्चर सेक्टर पे कोई इंपैक्ट इसका नहीं आएगा, जिसमें श्रिम्प एक्सपोर्ट भी आते हैं, इन पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। केवल इंपैक्ट आएगा मेरीन वाइल्ड कैप्चर फिशिंग एंड फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज एट सी के ऊपर। इसके अलावा अगर हमारे जो भी छोटे छोटे ट्रेडिशनल या स्मॉल स्केल फिशर्स हैं, उनके लाइवलीहुड हम यहाँ पे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हम सस्टेनेबल फिशिंग की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है ना। हार्मफुल सब्सिडीज जो हैं दुनिया के अंदर जो दी जाती थी, वो अब खत्म हो पाएंगी। तो इक्विटीज मतलब एक तरह से फिशरीज जो हैं वो सस्टेनेबल बन पाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भारत तो एक्चुअली ऑलरेडी ये सब काम करता ही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे भारत देश के अंदर हमारे पास सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन EEZ रूल्स हैं 2025 के, हम इनके माध्यम से इनके साथ अलाइंड हैं। फिर गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशेज इन हाई सीज बाय इंडियन फ्लैग फिशिंग व्हीकल्स, ये भी हम फॉलो करते हैं। एंड इवन अगर हम बात करें
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हमने अलग अलग ट्रेनिंग इनिशिएटिव भी यहाँ पे स्टार्ट किए हुए हैं। तो भारत तो इनके साथ ऑलरेडी यहाँ पे अलाइंड ही है, तो इससे दुनिया की फिशरीज और ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएंगी। यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज मिशन गोल्डन स्पाइस। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये मिशन क्या है। देखो, आप लोगों को ना कई बार मैंने हल्दी के बारे में पढ़ाया है। इनफैक्ट पिछले साल हमने डिस्कशन किया था और पिछले पिछले साल भी, और यूपीएससी में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वो पूछ लिया गया था। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना टर्मरिक हल्दी की, तो टर्मरिक हल्दी क्या है, एक प्रकार का ट्रॉपिकल प्लांट है और ये पेरिनियल प्लांट होता है। पेरिनियल प्लांट मतलब होता है जो लंबे समय के लिए यहाँ पे सस्टेन करता है, राइट। और ये जिंजर फैमिली को यहाँ पे बिलोंग करता है। और यहाँ पर होते हैं अंडरग्राउंड राइजोम्स। राइजोम आप समझते हो, राइजोम्स ऐसी चीजें होती हैं जो इस तरह से अंडरग्राउंड यहाँ पे ग्रो करती हैं। एक प्रकार की जो रूट्स हैं वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करती रहती हैं और इस तरह से एक अंडरग्राउंड प्लांट सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये ऐसे ही होता है। तो इसकी राइजोम्स को हम हार्वेस्ट करते हैं, उनको बॉयल करते हैं, उनको सुखाते हैं और फिर जाके आपकी यहाँ पे हल्दी इस प्रकार से तैयार हो जाती है। हल्दी उगाने के लिए आपको लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी भी चाहिए, वार्म टेम्परेचर चाहिए और लगभग 150 से 250 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पे साल भर के अंदर यहाँ पे इसको लिए चाहिए होती है। इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए और यहाँ पे पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक पानी अगर खड़ा रहेगा ना तो दिक्कत हो जाती है। तो सॉइल्स आपकी वेल ड्रेन्ड और आपकी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक रिच लोमिंग सॉइल इसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, राइट। अब इसमें अगर मैं बात करूँ ना हल्दी में, तो हल्दी देखो, वैसे तो अगर हम बात करें आपके तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, इन स्टेट्स में अच्छी खासी ग्रो की जाती है। बट हमारे पास यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो लकडोंग टर्मरिक है, इवन महाराष्ट्र में भी अच्छी ग्रो करी जाती है, बट लकडोंग टर्मरिक की बात करें, ये है मेघालय के अंदर। ये जो हल्दी है ना, इसका अलग ही, एक तरह से अलग ही प्रीमियमनेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना कुरकुमीन आपको देखने को मिलता है ज़्यादा परसेंटेज में। अब पॉइंट आता है कुरकुमीन क्या है। देखो, कई बार आप लोगों को बोला जाता है ना कि अगर कभी चोट लगी हो तो हल्दी दूध पी लो, है ना। आप ऐसे पीते हो, क्यों पीते हो? उसका कारण यही है कि उसके अंदर कुरकुमीन होता है। कुरकुमीन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको एंटी इन्फ्लेमेशन में हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आपके जॉइंट पेन, हार्ट, ब्रेन हेल्थ ये सब सही रहते हैं। तो यही वो चीज़ है जो आपको मदद करती है। तो ये जो कुरकुमीन है ना, इसके अंदर लक्काडोंग टर्मरिक जो मेघालय से आती है, इसके अंदर इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए हेल्थ बेनिफिट्स इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो मेघालय के लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जैंतिया हिल्स जो है मेघालय के अंदर, वहाँ पर मेजरली आपका कल्टीवेट की जाती है और इसको जीआई टैग भी हमने 2024 के अंदर यहाँ पे दिया था। तो मेघालय के फार्मर्स के द्वारा यहाँ पे ग्रो की जाती है एंड डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको प्रमोट करना भी ज़रूरी है कि नहीं? तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है मिशन गोल्डन स्पाइस। ठीक है। हमारा जो डोनर मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन और आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, इनके द्वारा मिलकर अगले 5 साल का रोड मैप दिया गया है कि कैसे मिशन गोल्डन स्पाइस के माध्यम से हम यहाँ पे लक्काडोंग टर्मरिक को यहाँ पे दुनिया के अंदर यहाँ पे हम फेमस कर सकते हैं। अब इसके लिए एक तो प्रॉपर इसकी वैल्यू चेन के ऊपर हम यहाँ पे स्ट्रेंथन करेंगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग भी होगी, ब्रांडिंग, मार्केट एक्सेस, सब चीज़ें होंगी, किसानों की इनकम बढ़ेगी। दुनिया के अंदर हम यहाँ पे जो लक्काडोंग टर्मरिक है हम इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। ये है अगले 5 साल का यहाँ पे रोड मैप। तो 2 फेजेस के अंदर होगा। पहले फेज के अंदर वैल्यू चेन स्ट्रेंथन करेंगे, दूसरे में एक्सपेंशन और स्केल अप करेंगे और इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा हो गया, स्पाइसेस बोर्ड हो गया, नेशनल टर्मरिक बोर्ड हो गया। तो ऐसे अलग अलग संस्थान यहाँ पे साथ में आकर मिलकर काम कर रहे हैं। पिछले साल 2025 में हमने टर्मरिक बोर्ड भी बनाया था, जो कि आता है निजामाबाद तेलंगाना के अंदर, इसका हेडक्वार्टर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। वो भी यहाँ पे इसमें हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से मिशन गोल्डन स्पाइस से हम लक्काडोंग टर्मरिक को दुनिया भर के अंदर फेमस यहाँ पे करने जा रहे हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है व्हाइट बेलीड हेरॉन। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा सा आपको ना ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा है अपनी ज्योग्राफी बुक्स के अंदर। अब ब्रह्मपुत्रा की ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं यहाँ पर फोकस मेजरली करूंगा लोहित के रिगार्डिंग। यहाँ पर आप देख पा रहे हो लोहित रिवर। ये लोहित रिवर ना दरअसल में ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्रा की, और ये दरअसल में तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। तिब्बत के अंदर ना एक रेंज है जियालचू रेंज, ठीक है, और वहां से ओरिजिनेट होती है और फिर मिशमी हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती हुई यहाँ पर इस तरह से एंटर करती है असम, फिर आगे जाती है, फिर आगे सियांग और दिबांग रिवर को ज्वाइन करती है और इस प्रकार से ब्रह्मपुत्रा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, राइट।
अब पॉइंट पता क्या है, इस लोहित रिवर में, इस लोहित रिवर के पास में हमें ना एक पर्टिकुलर, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे एक बर्ड, व्हाइट बेलिड बर्ड, ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये लोहित रिवर के आसपास आपको देखने को ज़्यादा मिलता है और इंडिया में केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है और वो भी लोहित रिवर के आसपास वाले रीजन में। पर अभी दिक्कत पता क्या हो गई है, एक 1200 मेगावाट का हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे लोहित रिवर के अंदर यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब इससे पता क्या होगा, इससे इस पर्टिकुलर बर्ड के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि पॉइंट पता क्या है, ये व्हाइट बेलिड हॉर्न को ऐसे एरिया में रहना पसंद है जहाँ कुछ ना हो आसपास, कुछ मतलब एज इन कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, कोई मैन मेड डेवलपमेंट ना हो, थोड़ा सा इसको यहाँ पे रहना पसंद है अनडिस्टर्ब्ड एरियाज के अंदर, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के अंदर। तो ये जो लोहित है इसके आसपास के रीजन में ये देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और इसको ना मैच्योर राइपेरियन फॉरेस्ट पसंद है, एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि फुल्ली एस्टेब्लिश्ड हो, आसपास में पानी की कोई नदी, कुछ स्ट्रीम, कुछ लेक जा रही हो, परमानेंट एक तरह से हो, तो वो चीज़ों के आसपास इसको रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और भारत में केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ये लिविंग हेरॉन स्पीशी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा और काफ़ी रेयर बर्ड है। इनफैक्ट ना इसका आईयूसीएन स्टेटस की बात करूँ तो ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और डब्ल्यूपीए में भी हमने इसको शेड्यूल 1 के अंदर डाला गया है। तो आज के टाइम इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में, इसके अलावा भूटान, नॉर्दर्न म्यांमार में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये पिस्सीवोरस है। पिस्सीवोरस का मतलब ये फिशेस को कंज्यूम करता है, ठीक है? तो फिश को शैलो या फास्ट फ्लोइंग रिवर वाटर्स के अंदर कंज्यूम कर लेता है। जैसे ही कोई फिश यहाँ पे पानी में आएगी, फटाफट ऐसे यहाँ से पानी से खींच लेगा, ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे कंज्यूम करता है। तो मैच्योर राइपेरियन फॉरेस्ट इसको चाहिए होते हैं, पर दिक्कत यही है कि जैसे डैम्स वगैरह बनेंगे, 1200 मेगावाट का आप सोच रहे हो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का, तो फिर भाई पानी का फ्लो अलग हो जाएगा, टर्बिडिटी चेंज हो जाएगी और प्लस एट द सेम टाइम इसकी जो फीडिंग और ब्रीडिंग हैबिटेट है वो बदल जाएंगी, है ना? उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन की वजह से इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। एग्रीकल्चर, मैंने बताया ना कि कहीं पर भी इनकी हैबिटेट को खतरा आया तो उससे इनको बहुत परेशानी होती है और इसीलिए ये अनडिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अगर हम ये सब चीज़ें करते रहेंगे, मैन मेड एक्टिविटीज़, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऑलरेडी दुनिया के सबसे रेयर बर्ड में से ये एक है और अगर हमने ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू किया तो हो सकता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, राइट? तो इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इसको बचाया जाए, तो देखते हैं आगे क्या होता है, राइट? बाकी अगर मैं बात करूँ आसपास और भी रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल कमलांग टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका कमलांग रिवर के ऊपर नेम्ड है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। फिर चापोरीज है लोहित रिवर का ही, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इस रीजन के आसपास कुछ आपके कंजर्वेशन साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट है, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ऑपरेशन वज्र के बारे में। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना ऑपरेशन वज्र की, तो बिल्कुल इसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट किया, सो दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेंगू की बात करें दोस्तों, डेंगू जो मोस्टली होता है ना वो दिन के समय ज़्यादा काटता है, ठीक है? तो सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 10 में स्पेन ने जीता था अर्जेंटीना को हरा के, तो थर्ड स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट रहेगा। फिर डिसलिप्डेमिया की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल इसका मतलब यही होता है कि फैट्स की जो मात्रा है वो कम ज़्यादा हो गई है, सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।